नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगाराम बेनीवाल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था, भारत का संविधान। भारतीय राज व्यवस्था हम क्यों पढ़ते हैं? ये अपने एग्जाम के लिए, सामान्य एग्जाम के लिए जो जितना भी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भारत का संविधान। बोलने में हम इंडियन पॉलिटी कहेंगे, लेकिन इंडियन पॉलिटी के अंदर मेनली अपन भारत का संविधान पढ़ते हैं। जैसे विशेष एग्जाम हुआ, स्कूल व्याख्याता का हुआ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, उनके अंदर अपने को राजनीति विज्ञान के थिंकर्स का, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम है, आरएस है, एसआई है, सीईटी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, इनके जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें संविधान से संबंधित पूछा जाता है। संविधान की विशेषताएं, संविधान के क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधान के पीछे का तर्क क्या है, वो प्रावधान क्यों लागू किया गया, वैसा ही क्यों रखा गया, उसके पीछे का तर्क क्या है, वो सारी चीजें अपने को भारतीय संविधान से संबंधित एग्जाम के अंदर पढ़नी पड़ती है। तो अपन शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था और भारत का संविधान। इससे पहले सबसे पहले एक शब्द आता है राज्य। एक शब्द आता है राज्य। राज्य मीन, इंग्लिश में कहे तो राज्य मीन्स स्टेट। अब ये राज्य के दो अर्थ है। एक सेंस में तो हो गया राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, ये भी एक राज्य है। राजस्थान हुआ, जैसे यूपी है, ये भी एक राज्य हो गया। दूसरे अर्थ में ये एक राजनीतिक संरचना, किसी समाज के, किसी समाज की राजनीतिक संरचना है। राजनीतिक संरचना है, ठीक है। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ। ये दूसरा है किसी समाज की राजनीतिक संरचना कैसी है। अब ये राजनीतिक संरचना है, ये अलग अलग समाजों के अंदर अलग अलग निर्भर करेगा। किसी समाज के अंदर ये लोकतंत्र होगा, जैसे भारत में है, अमेरिका में है, यहाँ लोकतंत्र हो गया। किसी दूसरे समाज के अंदर ये राजतंत्र हो सकता है, किसी समाज के अंदर धर्मतंत्र हो सकता है, किसी कहीं पे तानाशाह हो सकता है, धर्मतंत्र, कहीं पर ये राजतंत्र हो सकता है। तो ये एक अलग अलग है कि राजनीतिक संरचना कैसी है, वो बताएंगे तो लोकतंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र है। लेकिन ये सब कुछ, इतना सब मिलकर भी क्या बनेंगे? राज्य। एक ये राज्य, तो कुल मिला के हुआ हुआ कि राज्य एक है जो एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा कितनी है, किसकी है? राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था की एक है अमूर्त अवधारणा है। तो अब ये राज्य, राज्य बनेगा किस किस से? राज्य बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, राज्य किस है क्या, वो तो समझ लिया, लेकिन राज्य के क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो राज्य चार तत्वों से मिलकर मिलकर बनता है। अब ये चार तत्व कौन कौन से हैं, वो अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला तत्व है भूभाग। सबसे पहला है भूभाग। भूभाग का मतलब हुआ कोई निश्चित भौगोलिक आकार, कोई निश्चित भौगोलिक आकार या प्रदेश। भूभाग, जैसे भारत का एक निश्चित भौगोलिक आकार है, भारत की एक निश्चित सीमाएं हैं, तो वो क्या हुआ? भारत का एक भौगोलिक प्रदेश हो गया। दूसरा है जनसंख्या। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब हुआ कि उस भौगोलिक प्रदेश पर, भौगोलिक प्रदेश राज्य का ये भौगोलिक प्रदेश है, इस भौगोलिक प्रदेश के ऊपर निवासरत है जन समुदाय है, वो है उस राज्य की जनसंख्या। तीसरा है सरकार। अब सरकार क्या है? तो सरकार वो है जो एक या अधिक लोगों का ऐसा समूह जो उस जनसंख्या के, उस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित, शासन से संबंधित नीतियां बनाती है, उनका निर्णय लेती है। तो
भौगोलिक प्रदेश और जनसंख्या के ऊपर निर्णय लेने वाली संस्था है जो सरकार है। चौथे नंबर पर है संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स होता है सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता में क्या है, सरकार बन गई जन, अब ये सरकार कोई भी निर्णय लेगी जन समुदाय से संबंधित और उस भौगोलिक प्रदेश से संबंधित, अपनी विदेश नीति से संबंधित, वो जितने भी निर्णय ले वो स्वतंत्र रूप से ले या किसी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ले रही है तो वो हो जाएगा संप्रभुता। अगर वो स्वयं के विवेक से निर्णय ले रही है तो वो है संप्रभुता, और नहीं तो वो संप्रभु नहीं माना जाएगा। अब राज्य होने के लिए इन चारों ही तत्वों का विद्यमान होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये कंडीशन है कि चारों राज्य की उपस्थिति के लिए चारों तत्व आवश्यक है। तो ये अपना एक नोट, राज्य की अवधारणा, राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए चार तत्वों का होना अनिवार्य है। इनमें से एक भी तत्व अगर अनुपस्थित है तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत के अंदर, तिब्बत का एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश भी है, तिब्बत की एक जनसंख्या भी है, तिब्बत में एक सरकार भी है, लेकिन उस सरकार के पास क्या नहीं है, संप्रभुता। वो जो भी निर्णय ले पाती नहीं है, वो निर्णय ले तो लेती है लेकिन उस भौगोलिक प्रदेश और जनसंख्या के ऊपर उसको इंप्लीमेंट क्रियान्वयन नहीं कर पाती है, दूसरे राज्यों के प्रभाव में, दूसरे देशों के प्रभाव में। तो तिब्बत क्या हुआ, तिब्बत एक राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वैसा ये भारत देश है। तो भारत में क्या है, भारत का एक भौगोलिक प्रदेश भी है, भारत की एक जनसंख्या भी है, भारत में एक सरकार भी है और वो सरकार अपने से निर्णय लेती है। तो भारत एक संप्रभु देश है, इसलिए अपने प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया है कि भारत एक संप्रभु देश है। तीसरा एक उदाहरण है अंटार्कटिका का। अब अंटार्कटिका के अंदर ना तो भौगोलिक आकार तो है उसके पास में, लेकिन उसके पास जनसंख्या भी नहीं है और सरकार भी नहीं है। अब जनसंख्या और सरकार नहीं है तो संप्रभु होने का कोई सवाल भी नहीं है। तो राज्य होने के लिए सबसे राजनीति के अवधारणा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये है कि इन चारों तत्वों का उपस्थित एक साथ में होना आवश्यक है। अगर ये दोनों चारों में से कोई एक भी अगर अनुपस्थित है तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राज्य के चार तत्व थे। पहला तत्व था भूभाग, दूसरा था जनसंख्या, तीसरा है सरकार, अब और चौथा है संप्रभुता। अब ये बन गई अपनी सरकार, तीसरे तत्व। अब इस सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सरकार के सामने चुनौतियां, कोई भी राज्य की सरकार या कोई भी देश की सरकार है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती होती है कानून बनाने की। सबसे पहली चुनौती है कानून बनाने की। तो कानून कौन बनाता है, विधायिका। जैसे भारत में विधायिका में कौन कौन है, संसद है, राज्यों के विधानमंडल है। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, विधायिका की। कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की। भारत के अंदर देखेंगे तो संसद, विधानमंडल, विधानमंडल
दूसरे नंबर की चुनौती होती है कानून के अनुसार शासन का क्रियान्वयन। कानून की अनुपालना में शासन का क्रियान्वयन। तब शासन का क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका। तो ये बनेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका। जैसे भारत की कार्यपालिका के अंदर केंद्र सरकार है, राज्यों की सरकार है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, वो सभी मिलकर क्या बनती है? भारत की कार्यपालिका है। तीसरी चुनौती है, अब कानून बन गया, कानून के अनुसार शासन भी हो रहा है, कानून के अनुसार कार्य भी हो रहा है, जन कल्याण भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं राज्य के नागरिक जनसंख्या के बीच में आपस में कोई विवाद हो, जनसंख्या के किसी दो लोगों या अधिक लोगों के समुदाय, दो समुदाय के बीच में कोई विवाद हो गया, या सरकार और नागरिकों के बीच में कोई विवाद हो गया, या सरकार की कोई दो इकाइयों के बीच में विवाद हो गया, तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो विवादों का निपटारा, न्याय, विवादों का निपटारा मतलब न्याय कौन करेगा? तो न्याय करती है न्यायपालिका। तो अपनी तीसरी चुनौती का समाधान हो गया, करने के लिए उपस्थित है न्यायपालिका। अब भारत के अंदर, भारत भारत में न्यायपालिका में कौन कौन है? भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट है, और लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी है। तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट है, और लोअर जुडिशरी है या लोअर कोर्ट है। ये सारा मिलकर क्या बनते हैं? न्यायपालिका। अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन चीज तीनों मिलके बनते हैं शासन के अंग। शासन के अंग। तो शासन के अंग कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? तो तीन में पहला अंग है विधायिका। सीक्वेंस से याद रखना है, क्रम से जो काम पहले होना है उसी अनुसार अपने को याद रखना है। तो पहले ही पहले कानून बनना है, कानून सबसे पहले बनेगा, तो विधायिका को पहले याद रखो। कानून बनने के बाद में कानून का इंप्लीमेंटेशन, तो कार्यपालिका, और फिर विवादों का निपटारा तो न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब शासन के ये तीन अंग हो गए। इन कई बार एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेगा कि शासन के तीन अंग कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से शासन का कोई अंग कौन सा नहीं है, या शासन के कौन कौन से अंग है, उनमें एक स्वतः राष्ट्रपति दे देगा, भारत सरकार दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा, तो या मीडिया दे देगा, तो उनमें अब वो नहीं माना जाएगा, उनको गलत माना जाएगा। शासन के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अपने आगे पढ़ते हैं भारत का संविधान। इस चीजों के ऊपर भारत का संविधान को लागू करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन भारत के संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे? तो राज्य की सरकार है, बन गई, सरकार को कानून बनाया, सरकार ने क्या बनाया? भारत का संविधान। भारत का संविधान। तो भारत का संविधान तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि भारत का समाज, भारत का राज्य उपस्थित थे पिछले 5000 साल का। तो अपने पास में लिखित इतिहास है, हड़प्पा का सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज दिन तक अपना इतिहास है। तो उस समय की सरकार, राज्य में जनसंख्या थी, जन समुदाय भी था, उनका कार्य का संचालन कैसे होता था, उस समय कौन कार्यपालिका थी, कौन न्यायपालिका थी, कौन वो विधायिका थी, कानून कौन बनाता था, ऐसा क्या सिस्टम था जिससे भारत का संविधान लागू होने से पहले भी वो समाज का संचालन होता था, समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही। तो उसके लिए अब ये है कि जैसे भारत में उस समय भी कई कानून बने हुए थे, वो उनका नाम अलग अलग है। सबसे पहले आ जाता है अपना वेद। वेद भी एक तरह के कानून है, ये भी संहिताएं हैं। समाज में अनुशासन, शांति बनाए रखने के लिए वेदों की भी अपनी एक भूमिका है। उसके बाद में आ जाती है विभिन्न प्रकार की स्मृतियां। ये विभिन्न प्रकार की स्मृतियां,
स्मृतियों के अंदर कौन कौन सी है, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ये ऐसे टोटल मिला के नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति, नारद, मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, ऐसे करके टोटल मिला के 18 स्मृतियां थी। कितनी थी? भारत के अंदर 18 स्मृतियां थी। ये स्मृतियों के अंदर भी मेनली कानून था, नियम थे, उसके अनुसार अपना तत्कालीन समाज का संचालन होता था। और राजतंत्र था उस समय, तो राजाओं के द्वारा निर्णय लिया जाता था, न्याय किया जाता था, वो भी इन स्मृतियों के, वेदों के, इनको ध्यान में रखते हुए लिया जाता था। फिर यह था कि उत्तराधिकार के नियम है, पारिवारिक कानून है, उनके लिए बंगाल में, भारत के अन्य हिस्सों में, दक्षिण भारत में उन समाज में भाषाओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबका अपना अपना कानून अलग थे। मूल आधारभूत सबका एक ही था, लेकिन थोड़ा बहुत कानूनों में फर्क था। तो एक शब्द पढ़ते अपन, मिताक्षरा। तीसरे नंबर में मिताक्षरा और दाय भाग, ये भी एक उत्तराधिकार से संबंधित कानून थे, मिताक्षरा और दाय भाग। अब ऐसे करते करते मध्य भारत का मध्यकालीन आ गया टाइम, 1200-1300 ईस्वी के आसपास। यहां से फिर इस्लामिक शासन शुरू हुआ, तो इस्लामिक शासन के साथ इस्लामिक कानून भी आ गए साथ में। अब इस समय भारत के पुराने कानून भी काम कर रहे थे, लेकिन साथ में इस्लामिक कानून भी लागू हो गए। वो हम मध्यकालीन के इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। मध्यकालीन, अब इस्लामिक कानून के बाद में कंपनी का शासन आया। कंपनी का शासन, तो कंपनी के शासन में क्या क्या है? कंपनी ने शासन का संचालन करने के लिए कुछ एक्ट, कानून बनाए। तो सब कंपनी या ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश के कानून। अब इसमें सबसे पहला कानून आता है 1773 का, 1773 का कानून। इसके बाद में 1784 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1858 का, 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का, और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। इतने कंपनी के अलग अलग कानून बने थे। अब इतने कानून बनने के बाद में फिर भारत में स्वतंत्र आंदोलन शुरुआत हुआ, भारत की समाज में जागरूकता आई, भारत में उन्होंने अपने संविधान बनाने की बात कही, तो जाके भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ और भारत के संविधान का निर्माण हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन मिला के भारत के संविधान निर्माण हुआ और भारत के संविधान को लागू किया गया। तो भारत के संविधान को लागू करने से पहले भी ऐसे कानून थे। ऐसा नहीं है कि उस समय के कोई कानून नहीं थे, या फिर उन समय के समाजों में अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उसमें भी सिस्टम था, लेकिन समय का, तकनीक का, राज सिस्टम, शासन के परिवर्तन में के साथ साथ में कानूनों में भी परिवर्तन आया। तो अपन अब देखेंगे भारत के संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अब एक बेसिक परफॉर्मा बना लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे और पॉलिटी को पूरा कैसे करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन भारत के संविधान में संविधान सभा। संविधान सभा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें पूरा ये एक परिचय कर लिया था कि भारत के संविधान में अपने को क्या क्या मोटा मोटा पढ़ना है, जैसे अपना एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करे सके। तो सबसे पहला है संविधान सभा पढ़ेंगे। अब संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन उसमें शामिल था, कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, कितनी कमेटियां थी, उन कमेटियों का कौन अध्यक्ष था संविधान सभा ने, और संविधान बनाने के अलावा और क्या क्या कार्य किए गए, और संविधान का कब लागू किया गया, वो सारी कुछ अपन संविधान सभा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आ जाता है संविधान का सोर्स, संविधान के स्रोत। अब ऐसा तो है नहीं कि संविधान सभा बनाई उन्होंने सब अपने मन से लिखा है। उस समय उनका भी ये था कि विश्व के किन किन देशों में संविधान बना हुआ है, क्या क्या उसके प्रावधान है, उन कानूनों के अंदर जो जो मुख्य मुख्य बातें थी वो भी शामिल करना है, अपने भारतीय समाज के अनुसार उन बातों में बदलाव भी करना है, और भविष्य की बातों को भी ध्यान रखना है। भविष्य के समाज में कितना बदलाव आएगा, तकनीकी में कितना बदलाव आएगा, उसके अनुसार भी संविधान को लचीला बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां
उस संविधान में सुधार कर सके और अपने अनुसार डाल सके, तो वो पढ़ने के संविधान का स्रोत। अब इसके अंदर अमेरिका से क्या लिया गया, इंग्लैंड से क्या लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या क्या प्रावधान है, जर्मनी से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। अब वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। और यहाँ से एग्जाम में एक साल पक्का आता हर बार, और वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दे देता है कि कौन सा स्रोत किस देश से नहीं लिया गया है, और वहां अपन गलती कर लेते हैं, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे भारत के संविधान में भाग, कौन से भाग है, टोटल कितने भाग है, अनुसूची कितनी कितनी है। अब 25 भाग है, संविधान लागू हुआ उस समय 22 भाग थे, आज 25 भाग है, उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां। कौन से भाग में क्या है, कौन सी अनुसूची में क्या है, वो कब जुड़ी है, वो पूरा इतिहास अपन इसके अंदर अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर चौथे नंबर पे अपन यहां से अपन संविधान के अंदर प्रवेश करने का शुरू करेंगे। प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देशिका। अब प्रस्तावना के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रस्तावना में क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, प्रस्तावना हमें क्या क्या जानकारी देती है, और इसमें जितने भी विभिन्न शब्द, उन शब्दों का क्या मतलब हुआ, जैसे बंधुत्व का क्या मतलब हुआ, अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ, स्वतंत्रता क्या क्या है, तो वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। इसमें अपने बस जानकारी क्या क्या मिलेगी संविधान में, संविधान का भाग प्रस्तावना है कि नहीं है, कौन से प्रस्ताव से इसको माना गया है, सुप्रीम कोर्ट का केस वर्णन भारतीय केस में क्या कहा गया है, उस विभिन्न केस में क्या गया है, वो सारी चीजें अपन प्रस्तावना में पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाता है 5वां नंबर अपना चैप्टर रहेगा भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र। अब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कौन से राज्य है, ये अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 पढ़ेंगे। इनमें क्या प्रावधान है, राज्य को शामिल किया जा सकता है नहीं सकता है, एक राज्य का नया पुनर्गठन किया जा सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में जो भारत के राज्य की सीमाओं के अंदर परिवर्तन होगा, वो अनुच्छेद विशेष प्रावधान से संशोधन माना जाएगा या सामान्य संशोधन से, वो 368 अनुच्छेद 368 और 4 के आपस में क्या लिंक बनता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाता है 6 नंबर पे अपने को पढ़ना है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 12 से 35। मूल अधिकार क्या है, नागरिक है तो नागरिक का कुछ अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और जीवन में अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा तो नहीं है कि शासन संचालन कर रही वो सरकार अपने मन मर्जी से चला ले, तो वो तो फिर कुछ भी कर लेगी। इसलिए उन पे नियंत्रण के लिए भी नागरिकों को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं, जिसमें अपन स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार पढ़ेंगे, तो धर्म का अधिकार पढ़ेंगे, वो सब कुछ, अभिव्यक्ति का अधिकार, वो सारे विभिन्न प्रकार के अधिकार अपन मूल अधिकारों के अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है अपना आर्टिकल 36 से 51 तक। अब नागरिकों को तो आदेश है, नागरिकों के लिए तो मूल अधिकार बन गए, लेकिन राज्य के लिए भी, राज्य में कौन, वही सरकार जो अभी अपने पहले पढ़ी थी, जिसके सामने 3 चुनौतियां थी, शासन कानून बनाने का, कानून क्रियान्वयन और विवादों का निपटारा करने के लिए, तो उनके लिए भी कुछ निर्देश, डायरेक्शन दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं कि उनको क्या क्या करना है, कैसे करना, वो सब कुछ। ठीक है। अब इसके बाद में अपन 8वें नंबर पे पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। नागरिकों के अधिकार बन गए, राज्य को निर्देश मिल दिया, अब नागरिकों का भी कोई कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि नागरिक अपने अधिकार को असीमित मान ले, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं हो, कोई
रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, वो तो फिर अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनका भी कोई मूल कर्तव्य होना चाहिए राज्य के प्रति, एक नागरिक के रूप में उनका क्या कर्तव्य है वो भी अपने को पढ़ना है। तो ये पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 51 क। अब ये 3 चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये आधारभूत है अपने, तो इनको एक साथ में पढ़ना और एक लिंक करते हुए पढ़ेंगे, तब इसको अपन आसानी से समझ पाएंगे। अगला है टॉपिक अपना 9 नंबर, इसमें पढ़ेंगे संघ सरकार। अब संघ सरकार के अंदर कैबिनेट सरकार है, भारत की कैबिनेट है और राष्ट्रपति है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, कैबिनेट है, महान्यायवादी है, भारत की संसद है, वो सब कुछ अपन संघ सरकार में पढ़ेंगे। फिर अगले नंबर पे आ जाता है राज्यों की सरकार। राज्यों की सरकार, अब राज्यों की सरकार के अंदर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्यों की कैबिनेट है, राज्यों की विधानमंडल है, वो सब कुछ अपन उनके क्या प्रावधान है, कैसे, वो सब कुछ पढ़ेंगे राज्य सरकार के अंदर। फिर आ जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इसमें शहरी निकायों के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और तीनों को मिला के जो नगर पालिका नाम दिया गया है वो पढ़ेंगे। और ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रामीण इलाकों के लिए तो जिला परिषद है वो पढ़ेंगे, पंचायत राज सिस्टम है वो अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आ जाता है केंद्र राज्य संबंध। अब वो इस अपन ने शासन के 3 अंग में पढ़ा था। न्यायपालिका का क्या था कि राज्य के किन इकाइयों के बीच में या राज्य और नागरिक के बीच में कोई अगर विवाद हो जा रहा तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा कि न्यायपालिका। तो अब केंद्र और राज्य के बीच में कोई तो ऐसा फिक्स करना पड़ेगा क्राइटेरिया जिसके बीच में इनकी शक्तियों का बंटवारा हो और उनके कार्य फिक्स विभाजन हो, कार्यों का विभाजन हो, शक्तियों का बंटवारा हो, उनके अपने अपने नियम हो, तभी तो वो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। नहीं तो 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाएगा, संघ और राज्य की सरकारों के बीच में विवाद हो जाएगा। तो वो उनके बीच में क्या क्या संबंध है, जल का बंटवारा का है या करों का निर्धारण है, करों का उगाही है, कराओं का वापस डिस्ट्रीब्यूशन है, जीएसटी है, इन जीएसटी काउंसिल है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग के कार्य है, राज्य, वो सारी सब चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन 13 नंबर, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, अब संवैधानिक संस्थाएं विभिन्न है, इसके अंतर्गत अपन पढ़ कैग भी है, यूपीएससी है, कैग है, यूपीएससी, आरपीएससी और ज्वाइंट पीएससी, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अपन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इनके क्या प्रावधान है, इनके क्या कार्य है, इनकी क्या शक्तियां हैं, ये सब कुछ अपन संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 भाग 18 के अंतर्गत। तो आपातकालीन कौन कौन से कितने आपातकाल है, 352 में आपातकाल कौन सा, 356 में क्या है, 360 में क्या है, वो पढ़ेंगे। उसके क्या प्रावधान है, आपातकाल लागू होने पे नागरिकों के अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान इस चैप्टर के अंदर। और इसके बाद में अब अगला चैप्टर आता है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, इतने टाइम बाद में समाज में परिवर्तन हुआ, तकनीकी में परिवर्तन हुआ, तो
संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता ही रहेगी। तो अब संशोधन करेंगे कौन, कैसे करेंगे, करने के क्या पर संविधान में संशोधन करने की क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। क्या संशोधन में संबंधित सुप्रीम कोर्ट के क्या अलग अलग निर्णय है, केशवानंद भारती में क्या है, इंदिरा साहनी में क्या है, वो सब कुछ अपन विभिन्न केस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उनमें वो सब कुछ पढ़ेंगे। आज दिन तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, रिसेंट में कौन कौन से हुए हैं संविधान संशोधन, और महत्वपूर्ण कुछ संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर है अस्थायी प्रावधान। अस्थायी और विशेष उपबंध। अब भारत के अंदर इतने राज्य, सभी राज्यों की परिस्थितियां, भौगोलिक प्रदेश, मानसून, वो सब कुछ एक समान नहीं हो सकता। तो समान नहीं हो सकता, कुछ राज्यों में विभिन्नता है, कहाँ पे पहाड़ी इलाका है, कहीं मरुस्थल है, कहीं सीमावर्ती क्षेत्र है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों को विशेष उपबंध किए गए हैं। वो एक तरह से अस्थायी उपबंध है। और वो विशेष उपबंध कौन कौन से राज्यों के संबंधित किए गए, गुजरात में क्या है, 371 अनुच्छेद 371 में क्या क्या, अनुच्छेद 371 ABCDEFG उनमें क्या क्या प्रावधान है, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या विशेष प्रावधान है, कुछ राज्यों ने अभी डिमांड की थी, जैसे बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने विशेष राज्य की मांग की गई थी, वो क्यों मांग की गई थी, उनमें क्यों नहीं दे सकते, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कर। तो कुल मिला के ये इतना भारत का संविधान अपन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हुए चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, संविधान सभा से। और 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को विभाजित करते हुए पूरा संविधान एक 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 पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज ये परिचय की क्लास थी, राजनीति व्यवस्था की तो इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा में क्या क्या पढ़ा, कैसे बनी, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। तो ये एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर है अपन पढ़ेंगे। और जिस सीक्वेंस में लिखाया है, बताया है, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस में अपने संविधान में अंदर अंतर्गत प्रावधान भी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संविधान सभा के प्रावधान के साथ में।